वेलकम टू लीगल वे वाईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिया चार को। याद रहे कि यूरिया चार पे एक वीडियो लेक्चर में पहले भी बना चुका हूं, जिसमें हमने यूरिया चार का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, ये किस तरह फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है, यूरिया चार का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूरिया चार का लीगल इफेक्ट और वो राइट्स या आर्टिकल्स जिनको यूरिया चार में कवर किया गया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग नंबर 6 है, लीगल इफेक्ट ऑफ यूरिया चार। द यूरिया चार इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, बट इट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। यूरिया चार एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है, मगर इसका असर आपको देखने को मिलता है इंटरनेशनल लॉ पे, नेशनल लॉज पे और पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में। इट्स प्रिंसिपल हैव इंस्पायर्ड एंड शेप द डेवलपमेंट ऑफ लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज such as International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). जो यूडीएचआर के प्रिंसिपल्स हैं, इसने इंस्पायर किया है और शेप किया है लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज की डेवलपमेंट को, जिनमें आईसीसीपीआर शामिल है और आईसीईएससीआर भी शामिल है। Additionally, many countries have used the UDHR as a model or guiding framework for making new laws. मजीद है कि बहुत से मुल्क यूडीएचआर को एक गाइडिंग फ्रेमवर्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या गाइडिंग मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। It influence extend to advocacy, legal judgments, and international human rights mechanisms, making it a cornerstone of modern human rights law. जो आपका यूडीएचआर है, ये मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉ में एक अहम संग मील है, क्योंकि इसका असर आपको एडवोकेसी, लीगल जजमेंट्स और इवन कि आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स में भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हेडिंग नंबर 7, आर्टिकल्स ऑफ यूडीएचआर, राइट्स कवर्ड इन यूडीएचआर। यूडीएचआर का आर्टिकल 1 डील करता है इक्वालिटी एंड डिग्निटी से। एवरीवन इज बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। हर कोई आज़ाद पैदा हुआ है और हर किसी की इक्वल डिग्निटी है और इक्वल राइट्स हैं। दिस मीन्स नो वन इज इनहेरेंटली सुपीरियर और इंफीरियर टू एनीवन एल्स। इसका मतलब यह है कि फितरी तौर पे तमाम लोग बराबर हैं, ना तो कोई किसी से सुपीरियर है, ना ही कोई किसी से इंफीरियर है। एवरीवन इज इक्वल। नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ वेल्दी पर्सन एंड अ पुअर पर्सन हैव द सेम ह्यूमन राइट्स। एक अमीर इंसान के और एक गरीब इंसान के सेम ह्यूमन राइट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 2 है, जो कि डील करता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन से। All rights set forth in this declaration apply equally to everyone, no matter their race, color, gender, religion, language, political beliefs or social status. इस डिक्लेरेशन में जो भी राइट्स दिए गए हैं वो हर किसी पर इक्वली अप्लाई होते हैं। वो राइट्स तमाम लोगों के लिए है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर वो चाहे डिस्क्रिमिनेशन रेस की बेस पे हो, कलर की बेस पे हो, जेंडर की बेस पे हो, या और कोई भी ऐसा फैक्टर हो जिसकी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती हो। हर किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन मना है। नीचे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ स्कूल कांट डिनाई एडमिशन टू अ स्टूडेंट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर और द लैंग्वेज दे स्पीक एट होम। एक स्टूडेंट को उसके एडमिशन के राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता इस बुनियाद पे कि उसका जेंडर फलाना है या वो घर में वो जुबान बोलता है जो स्कूल वालों को पसंद नहीं। उसके बाद है आर्टिकल 3, जो कि डील करता है राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी। एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। हर किसी का राइट है राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव सेफली, बी फ्री एंड फील सिक्योर। इसका मतलब यह है कि हर किसी को जिंदा रहने का हक है, और जिंदा कैसे रहेगा? आज़ादी से। और उसको ये राइट भी दिया गया है कि वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकता है। गवर्नमेंट्स मस्ट प्रोटेक्ट दीज राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के इन राइट्स को लाजमन प्रोटेक्ट करेगी। एग्जाम्पल है, द पुलिस मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर। जो पुलिस होगी वो शहरियों की सेफ्टी को यकीनी बनाएगी, बिना ये देखे कि उनके सामने कौन है। हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन देगी। उसके बाद है आर्टिकल 4, जो कि डील करता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी।
स्लेवरी इन ऑल इट्स फॉर्म इज फॉरबिडन। किसी भी किस्म की स्लेवरी हो वो मना है। नो वन कैन फोर्स अनदर पर्सन इनटू सर्विट्यूड, बॉन्डेज और अनपेड लेबर। कोई भी इंसान किसी पर जबर करके अपना गुलाम नहीं बना सकता या उससे फ्री में काम नहीं करवा सकता। इट्स आल्सो प्रोहिबिट्स स्लेव ट्रेड। मजीद ये कि इस आर्टिकल के तहत स्लेव ट्रेड भी मना है। एग्जाम्पल है फोर्स लेबर कैंप्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वायलेशन ऑफ दिस राइट्स। जो फोर्स लेबर कैंप्स लगाए जाते हैं या जो इंसानों की इलीगल ट्रेड की जाती है इस मकसद से कि उनसे जबरन काम लिया जाएगा या उनका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, ये इस राइट की खुली वायलेशन है। उसके बाद है यहाँ पे आर्टिकल 5 जो कि डील करता है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर से। इसमें आपको देखने को मिलता है नो वन शुड एंड्योर टॉर्चर, क्रूअल ट्रीटमेंट और डिग्रेडिंग पनिशमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ डिग्रेडिंग पनिशमेंट्स अनड्यूली प्रोलॉन्ग डिटेंशन, स्लीप डेप्रिवेशन, इलेक्ट्रिक शॉक्स etc। किसी भी इंसान को इनह्यूमन या क्रूअली ट्रीट नहीं किया जाएगा। हर किसी के साथ अच्छा रवैया और इंसानों वाला रवैया इख्तियार किया जाएगा। ऐसी सजाएं नहीं दी जाएंगी जो कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करे, जिनमें आप देख सकते हैं आपको प्रोलॉन्ग्ड अनड्यूली डिटेंशन है या स्लीप डेप्रीविएशन है, किसी को उसकी यानी सोने की सलाहियत से महरूम कर देना या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। दिस अप्लाइज इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ वार। अगर एक स्टेट हालत जंग में है तब भी वो इस किस्म की सजाएं नहीं दे सकता। एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिंग प्रिजनर्स यूजिंग टॉर्चर सच एज स्लीप डेप्रीवेशन और इलेक्ट्रिक शॉक्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। कैदियों से टॉर्चर के जरिए सवाल जवाब करना कि वो हमारे सवालों के जवाब दे देंगे, उन पे टॉर्चर किया जाए, ये चीज़ सख्ती से मना है। उसके बाद है आर्टिकल 6 राइट टू लीगल रिकॉग्निशन। एवरीवन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। दिस एंश्योर्स इंडिविजुअल हैव द लीगल आइडेंटिटी टू क्लेम देयर राइट्स। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि एक पर्सन अपने राइट लीगल आइडेंटिटी की बेस पे क्लेम कर सकता है। नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अ पर्सन कांट बी डिनाइड लीगल हेल्प जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम एन अदर कंट्री। अगर एक बंदा दूसरी कंट्री में लीगली तौर पे ट्रैवल करके जाता है तो वहाँ पर भी उसे एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वहाँ पे भी उसके राइट एग्जिस्ट करते होंगे, वहाँ पर भी उसको तमाम लीगल फैसिलिटीज दी जाएंगी। वो किसी और कंट्री से है, इस बुनियाद पे उसका कोई भी राइट डिनाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 7 है जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ की। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तमाम इंसान कानून की नज़र में बराबर है। एवरीवन इज इक्वल। कोई कानून की नज़र में अमीर गरीब नहीं है। कानून की नज़र में सब बराबर है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सबको कानून इक्वल प्रोटेक्शन देगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। द कोर्ट मस्ट ट्रीट अ फेमस पर्सन एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन इक्वली व्हेन जजिंग अ केस। जब अदालत किसी केस का फैसला करेगी तो वो एक मशहूर इंसान को और एक आम इंसान को इक्वली ट्रीट करेगी। उनका स्टेटस नहीं देखेगी कि ये अमीर इंसान है या ये मशहूर इंसान है या ये आम इंसान है। तमाम लोगों को अदलिया इक्वल ट्रीट करेगी। उसके बाद आर्टिकल 8 है राइट टू जस्टिस। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इफेक्टिव रेमेडी ऑन वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहाँ राइट लिखा है, ये आपने राइट्स कर लेना है। अगर किसी का राइट वायलेट हुआ है तो उसका हक है कि वो अफेक्टिव रेमेडी अवेल कर सके। इफ समवन्स राइट आर वायलेटेड दे कैन सीक जस्टिस थ्रू प्रॉपर लीगल सिस्टम और कोर्ट्स। ये वही बात लिखी है कि अगर किसी का राइट वायलेट हुआ है तो उसका हक है कि उसको जस्टिस दिया जाए, वो जस्टिस ले सकता है एक प्रॉपर लीगल सिस्टम के थ्रू या एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। एग्जाम्पल है अ पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कोर्ट इफ देयर प्रॉपर्टी इज अनजस्टली टेकन। अगर किसी इंसान से उसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है तो उसका हक है कि वो एक कंप्लेंट फाइल कर सके ताकि उसको उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाई जाए। उसके बाद आर्टिकल 9 है जो कि बात करता है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिटेंशन की। नो वन कैन बी अरेस्टेड, डिटेन्ड और एक्साइल सेंड अवे फ्रॉम देयर कंट्री विदाउट प्रॉपर लीगल रीजंस।
किसी भी इंसान को ना तो बिला वजह अरेस्ट किया जाएगा, ना तो डिटेन किया जाएगा और ना ही मुल्क बदर किया जाएगा। अगर किसी इंसान को अरेस्ट करना है, डिटेन करना है या मुल्क बदर करना है तो उसके पीछे लाजमन कोई कानूनी वजह होगी। एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट कांट अरेस्ट प्रोटेस्टर्स विदाउट अ फेयर एंड लीगल प्रोसीजर। गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स को बिला वजह अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उनको अरेस्ट करना है तो एक पूरा प्रॉपर और फेयर लीगल प्रोसीजर होगा। उसके बाद आर्टिकल 10 है जो कि बात करता है राइट टू अ फेयर ट्रायल की। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल कोर्ट इवन इन क्रिमिनल चार्ज इफ अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। अगर किसी पर क्राइम का इल्ज़ाम है तो उसका हक है एक फेयर और पब्लिक हियरिंग का। किसकी जानिब से? एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल कोर्ट की जानिब से। इंडिपेंडेंट कोर्ट से मुराद ऐसी अदालत जो कि अपने फैसले खुद बनाए, ना कि कोई डोमिनेटिंग अथॉरिटी उसकी कार्रवाई में मुदाखलत करे। इम्पार्शियल कोर्ट से मुराद यानी कोर्ट किसी पार्टी की तरफदारी ना करे, अनबाइज्ड होकर डिसीजन करे। एग्जाम्पल है, ट्रायल मस्ट फॉलो लीगल प्रोसीजर्स एंड कांट बी कंडक्टेड इन सीक्रेट। जो ट्रायल्स होंगे वो लाजमन लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे और उनको सीक्रेट नहीं रखा जाएगा। याद रहे कि एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, यहाँ भी एक्सेप्शनल केस मौजूद है। वो ये है कि अगर मसला नेशनल सिक्योरिटी का हो तो प्रोसीडिंग या ट्रायल प्राइवेट भी कंडक्ट हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी गलती लगी हो या कुछ भी समझ ना लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम यूरिया जार का बाकी टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।